नमस्कार, आपका स्वागत है दैनिक साहित्य में। लीजिए सुनिए सत्यजीत रे जी की लिखी कहानी बंकू बाबू का मित्र। और अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। बंकू बाबू को कभी किसी ने क्रोध में आते नहीं देखा है। सचमुच अगर ये क्रोध में आ जाए तब उनका स्वरूप क्या होगा, वे क्या कहेंगे, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। हालांकि बात ऐसी नहीं है कि क्रोध आने के मौके नहीं आते हैं। पिछले 22 बरसों से वे कांकुड़गाछी प्राइमरी स्कूल में भूगोल और बांग्ला पढ़ाते आ रहे हैं। इस अरसे के दरमियान कितने ही छात्र आए और गए, मगर बंकू बाबू के पीछे पढ़ने का सिलसिला, ब्लैक बोर्ड में उनका चित्र बनाना, उनके बैठने की कुर्सी में गोंद लगा देना, दिवाली की रात में उनके पीछे पटाखाबाजी करना 22 बरसों से छात्र परंपरा के रूप में चला रहा है। लेकिन बंकू बाबू कभी तुस्से में नहीं आए, बस गला खंखार कर इतना ही कहा है, छी, इसका अवश्य ही कोई कारण है, और वो ये कि अगर वे तुस्से में आकर मास्टरी छोड़ देते हैं तो उनके जैसे तरीब आदमी के लिए इस उम्र में कोई मास्टरी या नौकरी ढूंढना बड़ा ही मुश्किल है। और दूसरा कारण ये है कि पूरे क्लास के शैतान छात्रों के बीच 2-4 भले छात्र अवश्य रहते हैं। उन लोगों से मेलजोल कर तथा उन्हें पढ़ाकर बंकू बाबू को इतना आनंद प्राप्त होता है कि इसी से उनकी मास्टरी सार्थक हो जाती है। ऐसे छात्रों को वे यदाकदा अपने घर पर ले आते हैं। उसके बाद कटोरा भर भुरभुरी खिलाकर कहानी के बहाने देश विदेश की आश्चर्यजनक घटनाएं उन्हें सुनाते हैं। अफ्रीका की कहानी, मेरू की खोज की कहानी, ब्राजील की आदमतोड़ मछलियों की कहानी, समुद्रगर्भ में समाये हुए अटलांटिस महादेश की कहानी, बंकू बाबू इन सबों का वर्णन बड़े ही चमत्कारिक तरीके से करते हैं। शनि और रविवार की शाम के वक्त बंकू बाबू गांव के वकील श्रीपति मजूमदार के अड्डे में शामिल होते हैं। बहुत बार उन्होंने सोचा है, अब नहीं जाऊंगा, अब की आखिरी बार जा रहा हूं। छात्रों की टिटकारी बर्दाश्त करने लायक हो जाने के बावजूद बूढ़ों का उनके पीछे पड़ना उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। इस बैठक में उन्हें केंद्र बनाकर जो हंसदिलगी चलती है वो सचमुच कभी कभी बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। यही तो उस दिन की बात है। 2 महीने भी न गुजरे होंगे, भूत प्रेत की बातें चल रही थी। बंकू बाबू यूं सबके सामने अपनी राय जाहिर करने के अभ्यस्त नहीं है। न जाने उस दिन क्या हुआ कि वे कह बैठे कि वे भूत प्रेत से नहीं डरते हैं। अब जाए तो जाए कहा। ऐसे मौके को लोग भला हाथ से जाने दे। रात में घर लौटते समय बंकू बाबू के रास्ते में बड़ी ही दुर्गति हुई। मित्र टांदान के इमली के पेड़ के तले कोई लिक लंबा आदमी अपनी देह में भूसा वगैरह लगाकर अंधेरे में उनके बदन पर कूद पड़ा। ये काम इसी अड्डे के षड्यंत्र के अलावा और हो ही क्या सकता है। बंकू बाबू को डर नहीं लगा तब। हां, चोट अवश्य ही लगी थी। 3 दिनों तक उनकी गर्दन में दर्द रहा था, और सबसे जो बड़ी बात हुई वो ये कि उनके नए कुर्ते में स्याही वगैरह लग गई थी तथा वो कई जगह फट भी गया था। भला ये कोई मजाक में मजाक है। इसके अलावा उनके पीछे पड़ने का धंधा लगा ही हुआ है, जैसे छाता या जूता छिपा देना, पान में असली मसाले की जगह मिट्टी मिला देना, जोरसबन गीत गाने के लिए बाध्य करना इत्यादि। फिर भी उन्हें अड्डे पर आना पड़ता है। न आने पर श्रीपति बाबू पता नहीं क्या सोचे। एक तो वे गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं। दिन को रात और रात को दिन बनाने की उनमें सामर्थ्य है। उस पर बंकू बाबू न हो तो उनका काम नहीं चल सकता। उनका कहना है, एक ऐसे व्यक्ति का रहना जरूरी है जिसको लेकर चासे मजेदार ढंग से उससे रगड़ किया जाए, वरना अड्डेबाजी का अर्थ ही क्या है। बंकू बिहारी को बुला लाओ। आज की अड्डेबाजी में जोर जोर से बहसमुबाहिसा चल रहा था, यानी सैटेलाइट उपग्रह के संबंध में चर्चा चल रही थी। आज ही सूर्यास्त के कुछ क्षण पहले उत्तर दिशा के आकाश में एक गतिमान प्रकाश दीख पड़ा है। 3-1 महीने पहले भी एक बार उसी तरह का प्रकाश दीख पड़ा था, और उसके संबंध में अड्डे में काफी खोज पड़ताल का सिलसिला चला था। बाद में मालूम हुआ था कि वो एक रूसी उपग्रह था। खटका या फोस्का, इसी किस्म का कुछ उसका नाम था। सुनने में आया है कि ये 400 मील ऊपर पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है
और वैज्ञानिकों को उससे नए तथ्यों की जानकारी मिल रही है। आज के प्रकाश को बंकू बाबू ने सबसे पहले देखा था। उसके बाद उन्होंने ही निघू बाबू को बुलाकर दिखाया था। किंतु अड्डे पर पहुंचने के बाद बंकू बाबू ने पाया कि निघू बाबू ने सबसे पहले प्रकाश पर दृष्टि पड़ने का श्रेय बेझिझक अपने आप को दे डाला है और इस वजह से अपनी बहुत तारीफ कर रहे हैं। बंकू बाबू ने कुछ भी नहीं कहा। उपग्रह के संबंध में यहां किसी को कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन चूंकि बात करने के लिए टिकट नहीं खरीदनी पड़ती है या बोलने से पुलिस नहीं पकड़ती है, इसलिए सभी बातों की रपोगरी कर रहे हैं। घनशी बाबू ने कहा, चाहे जो कहो भैया, ये सब उपग्रह वगैरह के संबंध में माथपच्ची करना हमें शोभा नहीं देता। हम लोगों के लिए जैसा वो है, सांप के माथे पर मणि होना वैसा ही है। कहाँ आकाश के किस कोने में प्रकाश का एक बिंदु देख लिया है और उसी के संबंध में अखबारों में लिख रहा है और उसी को पढ़कर तुम इस बैठक में पान चबातेज बातें वाहवाही लूट रहे हो। मानो ये तुम्हारी कीर्ति हो, तुम्हारा ही गौरव हो, तालियों की तड़तड़ाहट जैसे तुम्हें ही मिलनी चाहिए। हूं राम कन्हाई की उम्र कम है, वो बोला, चाहे मेरा कारनामा न हो, मगर है तो आदमी का ही। सबसे श्रेष्ठ मनुज है जग में। चंडी बाबू ने कहा, अरे रहने दो बेवजह की। आदमी ने नहीं तो क्या बंदर ने उपग्रह बनाया है, मनुष्य के अतिरिक्त ही क्या? निघू मुख्तार ने कहा, ठीक है, उपग्रह की बात रहे, उसके अंदर कोई आदमी नहीं है, सिर्फ एक यंत्र ही चक्कर काट रहा है। सो तो लट्टू भी चक्कर काटती है, स्विच दबा देने से पंखा भी घूमने लगता है। जैर, मगर रॉकेट की बात यूं ही अनदेखी नहीं की जा सकती है। चंडी बाबू ने मुंह बितकाकर कहा, रॉकेट, मैं दाद देता अगर ये हमारे मुल्क में तैयार होता। किले के मैदान से छोड़ने से अगर चंद्रमा तक पहुंच जाता, हम टिकट खरीद कर देख आते तो इसका कोई मानी होता। राम कन्हाई ने कहा, मान लो दूसरे ग्रहों से कोई चीज इस पृथ्वी पर आती है, आने से क्या होगा? हम तुम उसे देख न पाएंगे। सो तो ठीक है। अड्डे के सभी सदस्यों ने चाय की प्याली को होठों से लगाया। इसके बाद अब बातचीत का सिलसिला चल नहीं सकता। तभी बंकू ने एक कांच का टुकड़ा उठाकर धीरे से कहा, अगर यही आ जाए? निघू बाबू ने अवाक होने का बहाना करते कहा, बंका अब क्या कह रहा है जी? आया, कौन यहां आएगा? कहां से आएगा? बंकू बाबू ने फिर आहिस्ता से कहा, दूसरे ग्रह से कोई आदमी वगैरह। भैरव चक्रवर्ती ने अपनी आदत के अनुसार बंकू बाबू की पीठ पर एक धौल जमाते हुए दांत निपोर कर कहा, वाह बंकू बिहारी, वाह, दूसरे ग्रह से आदमी यहां आएगा? इस घनघोर देहात में? लंदन में नहीं, मास्को में नहीं, न्यूयॉर्क में भी नहीं, यहां तक कि कलकत्ते में भी नहीं, बल्कि कांकुर गाछी में? तुम्हारा शौच तो कम मालूम नहीं होता। बंकू बाबू चुप हो गए, लेकिन उनका मन कहने लगा, ये असंभव ही कैसे हो सकता है? बाहर से जो आते हैं उनका उद्देश्य रहता है पृथ्वी पर आना। उतना हिसाब करके अगर नहीं आए, कांकुर गाछी में न आना जैसे संभव है, उसी तरह आना भी तो संभव है। श्रीपति बाबू ने अब तक अपना कोई विचार प्रकट नहीं किया था। अब वे संभल कर बैठ गए और सभी का ध्यान उनकी तरफ खिंच गया। वे चाय का गिलास रखकर अभिज्ञ की तरह गंभीर आवाज में बोले, देखो, दूसरे ग्रह से अगर आदमी आएगा भी तो इस गए गुजरे देश में नहीं आएगा। मेरी ये बात गांठ बांध कर रख लो। खा पी कर मगन रहना ही उनका काम नहीं है और वे इतने बेवकूफ भी नहीं हैं। मुझे विश्वास है कि वे लोग साहब क्लास के हैं और आकर उतरेंगे भी तो साहबों के मुल्क में ही, पश्चिम में। समझ रहे हो ना? बंकू बाबू के अतिरिक्त सभी ने हामी भरी। चंडी बाबू ने निघू मुख्तार की कमर पर एक थाप जमाकर बंकू बाबू की ओर इशारा किया और नकियाते हुए कहा, मुझे तो भैया लग रहा कि बंकू ठीक ही कह रहा है। जहां बंकू बिहारी के जैसा आदमी है, वहां लोगों के लिए आना स्वाभाविक है। कहो निघू, ठीक कह रहा हूं ना? मान लो अगर कोई स्पेसमैन ले जाना होगा तो ये बंकू के अलावा दूसरा कौन आदमी मिलेगा? निघू मुख्तार ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ठीक कह रहे हो। चाहे अतल की बात हो, चाहे चेहरे की या चाहे ताकत की,
बाका बिल्कुल आदर्श है। राम कन्हाई ने कहा, एकदम जादूघर में रखने लायक है या चिड़ियाघर में। बंकू बाबू ने मन ही मन कहा, अगर नमूने की बात ही ली जाए तो ये लोग ही क्या 19 है। ये जो श्रीपति बाबू है, उनका थुथना ऊंट की तरह है, और वो भैरव चक्रवर्ती कछुए की तरह इसकी आंखें हैं। निगू छछूंदर है, राम कन्हाई बकरी, चंडी बाबू चमगादड़। अगर चिड़ियाघर में ही रखना होगा तो। बंकू बाबू की आंखों में आंसू उमड़ आए। वे उठकर खड़े हो गए। सोचा था आज अड्डेबाजी जमेगी। उनका मन उदास हो गया। अब रहना बेकार है। ये क्या, जग क्यों रहे हो जी? श्रीपति बाबू ने चिंता के स्वर में कहा, हां, रात हो चुकी है। रात कहाँ हुई है? कल तो छुट्टी का दिन है। बैठो, चाय पीकर जाना। नहीं, अब जा रहा हूं, परीक्षा की कुछ कापियां हैं। नमस्कार। राम कन्हाई ने कहा, देखिएगा बंकुदा, आज अमावस्या है। मंगलवार को आदमी के साथ साथ भूतों की संख्या में भी वृद्धि होती है। बंकू बाबू को पंचा घोष की बंसवारी के बीच प्रकाश दिखाई पड़ा। उसके हाथ में कोई रोशनी नहीं थी। सर्दी का मौसम रहने के कारण सांप का डर नहीं था। इसके अलावा रास्ता भी जाना पहचाना था। यूं उस रास्ते से लोगबाग कम ही गुजरते हैं। बंकू बाबू के लिए ये रास्ता शॉर्टकट है, इसलिए वे इस रास्ते से आते जाते हैं। कुछ देर पहले से ही उनके मन में एक खटका सा पैदा हो रहा था, और दिनों के बजाय एक दूसरी ही तरह का भाव। लेकिन वो क्या है, समझ नहीं पा रहे थे। अचानक उन्हें याद आया, आज बंसवारी से झिंगुरों की आवाज नहीं गूंज रही है। नहीं, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। यही तो और दिनों से अंतर है। और दिन वे बंसवारी के जितना अंदर घुसते थे, झिंगुरों की आवाज उतना ही बढ़ती जाती थी। आज उल्टी ही बात है। यही वजह है कि इतना सन्नाटा रेंग रहा है। बात क्या है? झिंगुरों का दल नींद में खो गया है क्या? सोच ही रहे थे कि 20 एक हाथ दूर पूरब दिशा में प्रकाश देखा। शुरू में उन्हें लगा आग लगी है। बंसवारी के बीच छाली स्थान में, जहां डबरा है, उसके चारों और कापी दायरे के दरमियान डाल और पत्तों पर एक गुलाबी आभा छाई हुई है। नीचे डबरे की तमाम जगह को घेरकर गुलाबी आभा फैली हुई है, लेकिन आग नहीं है, क्योंकि वह प्रकाश स्थिर है। बंकू बाबू आगे बढ़ने लगे। कानों में एक तरह की आवाज आ रही है, मगर वो समझ के बाहर है। एकाएक कान बंद करने से जिस तरह रीरी रीरी आवाज होती है, वो आवाज भी ठीक उसी तरह की है। बंकू बाबू की देह यद्यपि सिहर रही है, फिर भी एक अदम्य कौतूहल के वशीभूत होकर वे आगे बढ़ते जा रहे हैं। डबरे से 30 हाथ की दूरी पर बड़ी बंसवारी पार करने के बाद उनकी निगाह उस वस्तु पर गई। एक विशालकाय उलट कर रखे हुए शीशे के कटोरे की सी वस्तु पूरे डबरे को घेर कर पड़ी हुई है, और उसके स्वच्छ प्राय छाजन में से एक तीव्र लेकिन स्निग्ध गुलाबी आभा छिटक रही है, जो समूचे वन को प्रकाशमान कर रही है। बंकू बाबू ने ऐसा आश्चर्यजनक दृश्य स्वप्न में भी न देखा था। बंकू बाबू कुछ देर तक घनघोर आश्चर्य में डूबते उतरते रहे। उसके बाद उन्होंने देखा, वो वस्तु स्थिर होने पर भी निर्जीव नहीं है। धीमे स्पंदन की झलक मिल रही है। श्वास प्रश्वास लेने पर जिस तरह आदमी की छाती धड़कती है, उसी तरह वो वस्तु हिलडुल रही है। अच्छी तरह से देखने के लिए बंकू बाबू ज्यों ही 4 हाथ आगे बढ़े होंगे कि उनके शरीर में विद्युत प्रवाह दौड़ने लगा। दूसरे ही क्षण उन्हें महसूस हुआ कि उनके हाथ पैर किसी अदृश्य बंधन से बंध गए हैं। अब उनके शरीर में शक्ति नामक चीज नहीं है। वो न तो आगे बढ़ पा रहे हैं और न ही पीछे को हट पा रहे हैं। कुछ देर तक इसी प्रकार जड़वत खड़े रहने के बाद बंकू बाबू ने देखा, उस वस्तु का स्पंदन धीरे धीरे थम गया, और वो शब्द जो कानों को प्रिय लग रहा था, एकाएक रुक गया। उसके बाद एकाएक रात की निस्तब्धता भंग कर बहुत कुछ आदमी की तरह पर अत्यंत ही महीन गले की चिल्लाहट सुनाई पड़ी, मिल पिपिंग क्यू, मिल पिपिंग क्यू। बंकू बाबू चिहोकर जड़वत हो गए। बाप रे, ये कौन सी भाषा है, और जो बोल रहा है वो है कहा? दूसरी चिल्लाहट सुनते ही बंकू बाबू की छाती धौंकनी की तरह चलने लगी। हु आर यू? हु आर यू?
ये तो अंग्रेजी है, हो सकता है उन्हीं से सवाल किया जा रहा है। बंकू बाबू ने थूक निगल कर कहा, आई एम बंकू बिहारी, सर बंकू बिहारी दत्त। सवाल पूछा गया, आर यू इंग्लिश, आर यू इंग्लिश? बंकू बाबू ने चिल्लाकर कहा, नो सर, बंगाली कायस्थ सर। थोड़ी देर तक चुप्पी छाई रही। उसके बाद स्पष्ट उच्चारण में शब्द बाहर आया, नमस्कार। बंकू बाबू ने राहत की सांस लेकर कहा, नमस्कार। इतना कहते ही उन्हें महसूस हुआ कि उनके हाथ और पैरों का अदृश्य बंधन अपने आप खुल गया है। वे चाहते तो भाग सकते थे पर भागे नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा उस विशालकाय शीशे की स्तूप का एक हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरह खुल गया। उस दरवाजे से शुरू में चिकने बाल की तरह का एक सर बाहर निकला, उसके बाद एक अद्भुत प्राणी का शरीर। सर के अलावा लंबे छरहरे शरीर का तमाम हिस्सा एक झिलमिलाती गुलाबी आभा से ढका था। चेहरे पर नाक और कान के स्थान पर दो और होंठ के स्थान पर एक छेद थे। रोए या बाल का कहीं नामो निशान नहीं था। हल्दी के रंग की दोनों गोल गोल आंखें इस तरह चमक रही थी जैसे कोई रोशनी जल रही हो। यह आदमी धीरे धीरे बंकू बाबू की ओर आया और 3 हाथ के फासले पर रुककर उनकी ओर अपलक ताकने लगा। बंकू बाबू के हाथ अपने आप जुड़ गए। लगभग 1 मिनट तक देखने के बाद वो प्राणी बांसुरी की तरह महीन आवाज में बोला, तुम मनुष्य हो? बंकू बाबू ने कहा, हां। प्राणी बोला, ये पृथ्वीलोक है? बंकू बाबू बोले, हां, ठीक ही समझा हूं। यंत्रों ने गड़बड़ी पैदा की है। प्लूटो में जाने की बात थी। मन में एक प्रकार का संदेह था। यही वजह है कि शुरू में तुमसे प्लूटो भाषा में सवाल किया था। जब देखा तुम कोई जवाब नहीं दे रहे हो तो समझ गया पृथ्वी पर आ पहुंचा हूं। मेहनत बेकार साबित हुई, छे इतनी दूर आने पर। और एक बार ऐसा ही हुआ था। जाना था बुध पर और चला गया बृहस्पति पर। 1 दिन का अंतर हुआ। और क्या है। बंकू बाबू क्या कहें, उनकी समझ में नहीं आया। इसके अलावा उन्हें यूं ही बेचैनी जैसी लग रही थी, क्योंकि वो प्राणी अपनी पतली पतली उंगलियों से उनके हाथ पैर दबा दबा कर देखने लगा था। दबाना बंद करके वह प्राणी बोला, मैं कैनियस ग्रह का यांग हूं। आदमी से बहुत ही ऊंचे स्तर का प्राणी। ये लिकलिक सा 4 फुट का प्राणी मनुष्य से ऊंचे स्तर का है। कहने से ही हो गया। बंकू बाबू हंसने की इच्छा हुई, लेकिन आश्चर्य की बात, उस प्राणी ने बंकू बाबू के मन का भाव समझ लिया। वो बोला, इसमें अविश्वास करने की कोई बात नहीं है। इसका सबूत है। तुम कितनी भाषाएं जानते हो? बंकू बाबू ने सर खुजलाते हुए कहा, बांग्ला, अंग्रेजी और वो हिंदी यानी 2.5 भाषाएं। हाँ, मैं 14,000 भाषाएं जानता हूं। तुम्हारे सौर जगत में ऐसी कोई भाषा नहीं जिसे मैं न जानता हूं। इसके अलावा दूसरे 31 ग्रहों की भाषाओं की मुझे जानकारी है। इनमें से 25 ग्रहों में मैं खुद जा चुका हूं। तुम्हारी उम्र कितनी है? 50। मेरी उम्र है 8। तुम जानवर खाते हो? बंकू बाबू ने अभी अभी कुछ दिन पहले काली पूजा में बकरे का मांस खाया था। इनकार करे तो कैसे? यांग ने कहा, हम नहीं खाते। कुछ 100 साल पहले ही हमने खाना छोड़ दिया है। पहले खाते थे, हो सकता है तुम्हें भी खा जाता। बंकू बाबू भय से सिहर उठे। ये वस्तु देख रहे हो ना? यांग ने कंकड़ की तरह एक वस्तु बंकू बाबू के हाथ में रख दी। उसे हाथ में लेते ही बंकू बाबू के सर्वांग में ऐसी सिहरन दौड़ गई कि उन्होंने तत्काल उस पत्थर को वापस कर दिया। यांग ने हंसकर कहा, चूंकि ये वस्तु मेरे हाथ में थी, इसलिए तुम उस वक्त आगे नहीं बढ़ पाए। कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। दुश्मन को बिना घायल किए शक्तिहीन बना देने वाली ऐसी कोई दूसरी वस्तु नहीं है। बंकू बाबू अब सचमुच हैरान हो गए हैं। यांग ने कहा, ऐसी कोई जगह या दृश्य बताओ जिसे तुम देखना चाहते हो पर देखना संभव नहीं हो पाया हो। बंकू बाबू ने सोचा, सारी दुनिया ही देखने को बाती रह गई है। भूगोल पढ़ता हूं, मगर बंगाल के कुछ गांव और शहर के अलावा मैंने देखा ही क्या है। बंगाल को ही पूरा कहाँ देख पाया हूं। हिमालय की बर्फ नहीं देखी है,
दीघा का समुद्र नहीं देखा है, सुंदरबन का जंगल नहीं देखा है, यहां तक कि शिवपुर के बथीचे के बरगद के उस दरख्त तक को मैंने नहीं देखा है। बंकू बाबू ने कहा, मैंने बहुत कुछ देखा ही नहीं है, जैसे गर्म मुल्क के आदमी, इसलिए उत्तरी ध्रुव को देखने की बड़ी ही इच्छा होती है। यांग ने शीशा लगी हुई एक नली निकालकर बंकू बाबू के चेहरे के सामने रखा और कहा, इसे आंखों पर लगाओ। आंखों पर लगाते ही बंकू बाबू के रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या संभव है? उनकी आंखों के सामने बर्फ की मरुभूमि फैली है। उस मरुभूमि के बीच बीच में मस्तक ऊंचा किए पर्वत के समान तुषारखंड खड़े हैं। ऊपर चटख नीले आकाश में इंद्रधनुष के रंगों में बने चित्र क्षण क्षण रूप बदल रहे हैं। ऑरोरा वोगनियलिस। वो क्या है? इग्लू, वो रहा ध्रुवीय भालू का झुंड, और वो पेंगुइन की जमात। वो कौन सा विभत्स जानवर है? धौर से देखने के बाद बंकू बाबू ने पहचाना, ये दरियाई घोड़ा है। एक नहीं दो है। भयंकर लड़ाई चल रही है। मूली की तरह जुड़े दांतों को एक ने दूसरे के शरीर पर गड़ा दिया। शुभ्र हिमशया पर लाल रक्त की धारा बहने लगी। पूस की ठंड में बर्फ का दृश्य देखकर बंकू बाबू के शरीर से पसीना छूटने लगा। यांग ने कहा, ब्राजील जाने की तुम्हें इच्छा नहीं होती है? बंकू बाबू को मांसखोर पिरान्हा मछली की याद आ गई। आश्चर्य है, इस प्राणी को उनके मन की बातों का कैसे पता चला है? बंकू बाबू ने नली को फिर आंखों से लगाया। घना जंगल, एक ओर एक विशाल वृक्ष है, उस पर कौन सी चीज लटकी हुई है? बाप रे, इतने बड़े सांप की बंकू बाबू ने कभी कल्पना तक नहीं की थी। अचानक उन्हें याद आया कि कहीं उन्होंने ब्राजील के एनाकोंडा के बारे में पढ़ा है। ये तो अजगर का बाप है, लेकिन मछली कहाँ है? वो रही नहर। दोनों किनारे पड़ती जमीन पर घड़ियाल बदन पर धूप लगा रहे हैं। घड़ियाल की जमात पर जमात है। उनमें से एक की देह में हलचल होती है। वो पानी में उतरने जा रहा है। वो छपाक से कूद पड़ा। बंकू बाबू को आवाज तक सुनाई पड़ी, लेकिन ये क्या हुआ? घड़ियाल पानी से बिजली की गति से क्यों बाहर निकल आया? बंकू बाबू ने फटीफटी आंखों से देखा। घड़ियाल के निचले हिस्से में मांस नामक चीज नहीं के बराबर है, सिर्फ हड्डियां बची हुई है। देह के बाती हिस्से को 5 दांत वाली मछलियां दनादन निगलती जा रही है। बंकू बाबू से अब देखा नहीं गया। उनके हाथ पैर थरथराने लगे, माथा चकराने लगा। यांग ने कहा, अब विश्वास हो रहा है ना कि हम श्रेष्ठ हैं? बंकू बाबू ने जीभ से होंठ चाटते हुए कहा, बात तो सही है, बिल्कुल सही है। आप लोग असाधारण हैं, हमसे 100 गुना आगे। यांग ने कहा, ठीक है, तुमको देखकर और तुम्हारे हाथ पांव दबाने के बाद लगता है, निकृष्ट कोटि के प्राणी होने के बावजूद तुम आदमी के लिहाज से बुरे नहीं हो। तब हाँ, तुम्हें दोष इतना ही है कि तुम बहुत ज्यादा निरीह हो, और यही वजह है कि तुम जीवन में उन्नति नहीं कर सके। अन्याय का विरोध नहीं करना या चुपचाप अपमान बर्दाश्त कर लेना आदमी क्या किसी भी प्राणी को शोभा नहीं देता। जैर, तुम्हें जान पहचान होने की कोई बात न थी, लेकिन हो गई तो अच्छा ही महसूस हुआ। तब हाँ, पृथ्वी पर ज्यादा वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। मैं जा रहा हूं। बंकू बाबू ने कहा, अच्छा जाइए यांग बाबू, आपसे जान पहचान होने के कारण मैं भी बहुत। बंकू बाबू का वाक्य पूरा न हो पाया। पलक गिरते न गिरते यांग कब रॉकेट के अंदर चला गया, और कब रॉकेट पंचा घोष के बंसवारी से ऊपर जाकर आंखों से ओझल हो गया, इसका बंकू बाबू को पता तक न चला। सहसा उन्हें प्रतीत हुआ कि झिंगुरों ने फिर से बोलना शुरू कर दिया है। रात काफी ढल चुकी है। घर लौटते वक्त बंकू बाबू को एक आश्चर्यजनक भाव का बोध हुआ। कितनी बड़ी घटना उनके जीवन में घटित हुई। कुछ क्षण पहले वे उसे ठीक ठीक समझ नहीं सके थे। कहा, सौर जगत का कौन सा ग्रह जिसका नाम तक किसी ने सुना नहीं? उसी ग्रह का एक आदमी नहीं, बल्कि यांग आकर उससे बातचीत कर गया। कितने अचरज की बात है, कितना अद्भुत। तमाम दुनिया में और किसी दूसरे से नहीं, सिर्फ उसी से बातचीत की। उससे यानी बंकू बिहारी दत्त, कांकुड़गाछी प्राइमरी स्कूल के भूगोल और बांग्ला के शिक्षक से।
आज अभी से अंततः एक अनुभव के संदर्भ में वे सारी दुनिया में अकेले हैं। बंकू बाबू ने देखा, अब वे चल नहीं रहे हैं बल्कि नाच रहे हैं। दूसरे दिन रविवार था। श्रीपति बाबू के मकान पर जोर शोर से अड्डेबाजी जमी थी। कल के प्रकाश की जबर आज अखबार में छपी है, लेकिन जो कुछ छपा है नगण्य ही है। बंगाल के मात्र 2-4 स्थानों में वह प्रकाश देखा गया था, इसलिए उसे फ्लाइंग सॉसर या उड़न तश्तरी समझा जा रहा था। आज अड्डे पर पंचाघोष भी पहुंचे हैं। उसी 40 बीघे की बंसवारी में जो डबरा है, उसके चारों तरफ के बांसों में से 10 बांस रातों रात नंगे हो गए हैं। सर्दियों में बांस के पत्ते झड़ते जरूर है, मगर इस तरह एकाएक ठूंठ हो जान बड़ा ही अस्वाभाविक है। इसी विषय पर बातचीत का दौर चल रहा था कि तभी भैरव चक्रवर्ती ने एकाएक कहा, आज बंकू को आने में देर क्यों हो रही है? बात तो सही है, अब तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। निधु मुख्तार ने कहा, बंकू क्या आज आसानी से इधर आएगा? कल जुबान खोलने के कारण उसकी इतनी दुर्गति हुई थी कि कुछ पूछो मत। श्रीपति बाबू ने चिंता के स्वर में कहा, यह कहने से कैसे चलेगा? बंकू का होना जरूरी है। राम कन्हाई, तुम जाओ और उसे पकड़कर यहां ले आओ। चाय पी लूं फिर जाऊंगा। इतना कहकर राम कन्हाई चाय की प्याली को होठों से लगाने ही जा रहा था कि बंकू बाबू ने कमरे में प्रवेश किया। प्रवेश किया कहना ही पर्याप्त नहीं लगता है। मानो तूफान के एक हल्के झोंके ने कमरे में अंदर आकर सबको हैरत में डाल दिया। उसके बाद तूफान का खेल शुरू हुआ। शुरू में बंकू बाबू ने 1 मिनट तक टहता लगाया। ऐसा टहता इसके पहले किसी ने कभी सुना न था। खुद बंकू बाबू ने भी न सुना था। उसके बाद हंसना रोककर, जोरों से खंखार कर, गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, दोस्तों, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको ये सूचना दे रहा हूं कि इस अड्डे पर मेरा आज का आना आखिरी आना है। आप लोगों के दल को त्यागने के पूर्व आप लोगों के सामने कुछ शब्द प्रकट करना चाहता हूं और मैं इसी उद्देश्य से यहां आया हूं। नंबर 1, जो सब पर लागू होता है। आप लोग सभी बेकार की बकवास करते हैं। जिस विषय की जानकारी न हो और उस पर बहुत बोला जाए तो लोग बोलने वाले को बेवकूफ कहते हैं। नंबर 2, ये बात मैं चंडी बाबू से कह रहा हूं। आप लोगों को जितनी उम्र हो चुकी है, उस उम्र में दूसरे का छाता जूता छुपा देना न केवल अन्याय है बल्कि बचपना भी है। कृपया मेरा छाता और कत्थई कैनवास के जूते कल तक मेरे घर पहुंचा दें। निधु बाबू, आप अगर मुझे बाका कहकर पुकारिएगा तो मैं आपको जोका कहकर पुकारूंगा। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए। और श्रीपति बाबू, आप गणमान्य व्यक्ति हैं, आपको मुसाहिबों की जरूरत है, मगर आप समझ ले कि मैं उस दल में नहीं हूं। अगर आप कहें तो मैं अपनी पालतू बिल्ली आपके पास भेज सकता हूं। वो बहुत ही अच्छे तरीके से पाव चाट सकती है। अरे पंचा बाबू भी आए हैं। आपको भी समाचार दे दूं, कल रात कैनियस ग्रह से यांग नाम का व्यक्ति आकर बंसवारी के डबरे में उतरा था। वो आदमी यांग बड़ा ही भला है। ये कहकर बंकू बाबू ने अपने बाएं हाथ से भैरव चक्रवर्ती की पीठ पर एक चपत जमाई और दर्प के साथ कमरे से बाहर निकल आए। ठीक उसी क्षण राम कन्हाई के हाथ से चाय से भरी प्याली नीचे गिर पड़ी और सभी के कपड़े लत्ते गर्म चाय से तर हो गए।